हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक एकेडमी पे। सिविल टेक एकेडमी पे बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट जनरल साइंस की। और जनरल साइंस में ही आज हम एक इसका छोटा पार्ट स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। जनरल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे या फिर स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें वो पूछी जाती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आज हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन टॉपिक्स से, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर वन बाय वन सारे टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में लगभग मिलता है आपका, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, परमाणु संरचना। अणु, परमाणु, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में जो भी केमिस्ट्री है वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे, पदार्थ एवं उनकी प्रकृति। नोट्स बनाने हैं साथ साथ में बना लीजिएगा। केमिस्ट्री यहाँ पे कवर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में बाकी टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण। जनरल साइंस के ही टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है, वो यहाँ पे नहीं देखेंगे। उसके बाद में अम्ल, क्षार, उसके बाद में आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेगा धातु एवं अधातु, और एक आपको मिलेगा मिश्र धातु, और इनके अनुप्रयोग क्या क्या काम आते हैं, किस किस से ये मिलके बनी होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। मिश्र धातु के बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको जनरल केमिस्ट्री, मैं इसको एक ही सिंपल टॉपिक का नाम ही दे देता हूँ, जनरल केमिस्ट्री, या फिर अलग अलग हम पढ़ें तो यहाँ पे ये जो रासायनिक बॉन्ड है, ऑक्सीकरण अपचयन है, यहाँ से भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, एसएससी वगैरह के एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। अगर रेलवे वगैरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, ये रेलवे का है। ठीक है, रेलवे के अंदर ये टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी की बात करें तो ये सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है एसएससी में, तो चाहे आप स्टेट जेई वगैरह की बात करें। और एक आपका टॉपिक यहाँ पे बच जाता है ईंधन, ईंधन के अंदर। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो कोई आ जाएगा बॉन्ड वगैरह का, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल केमिस्ट्री नाम दे देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद जो भी जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी यौगिक हैं उनके क्या अनुप्रयोग हैं, किस चीज़ में काम आते हैं, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे देखेंगे। और ये जो टॉपिक हैं, यानी कि यहाँ पे सिंपल मैं आपको नाम दे दूँ यौगिकों वगैरह की, तो रासायनिक अभिक्रिया, कौन कौन से इसके अंदर मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पे एज उत्प्रेरक काम मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना।
एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। व्हाट इज परमाणु? परमाणु यानी कि एटम। एटम परमाणु तत्व का एक सबसे छोटा कण होता है। परमाणु किसी भी तत्व का छोटे से छोटा वह कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कोई भी पदार्थ है जिससे बना होता है, ठीक है। तो पदार्थ या कोई भी तत्व है जिसका सबसे छोटा पार्ट जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में आपको परमाणु विद्यमान नहीं मिलेगा। और ये परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये विद्युत उदासीन होता है। जैसे मैं परमाणु की बात करूँ तो हाइड्रोजन का परमाणु H, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होती है H2। H2 किससे मिलके बनी होती है? H और H से, है ना। 2 H होते हैं इसके अंदर, तो ये H2 हो गया। तो ये तो हो गया आपका अणु। परमाणुओं से मिलके बना होता है अणु। परमाणुओं से मिलके क्या बना होता है आपका? अणु, ठीक है। तो परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा पार्ट होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता और ये विद्युत का उदासीन होता है। यानी कि परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, ना कि प्लस होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तो आप हो गया आपका परमाणु। परमाणु के बाद में परमाणु से मिलके बने होते हैं आपके अणु। अणु यानी कि मॉलिक्यूल। तो अणु परमाणु से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकते हैं। अणु है वो परमाणु से मिलके बने होते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं और ये अणु है वो आपका स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। जैसे परमाणु के लिए बात करते हैं तो H का मतलब हाइड्रोजन, ये एक आपका परमाणु हो जाएगा। और ये H2 है, ये आपका हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ये आपको हो जाएगा अणु। इसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका अणुभार, परमाणु भार। 2 टर्म आती है आपकी, एटॉमिक वेट, इसको देखते हैं। परमाणु भार और एक होता है आपका अणुभार। ठीक है। तो कार्बन 12 की परमाणु भार क्या होता है? कार्बन 12 के कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु जिसका भार कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के चला गया यहाँ पे, कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, वो उसका हो जाएगा परमाणु भार। यानी कि कार्बन का भार है वो माना गया है आपका 12, ठीक है। तो कार्बन 12 के परमाणु भार से कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान से कोई भी परमाणु है वो कितना गुना भारी है, वो उसका हो जाएगा परमाणु भार। एक दूसरी डेफिनेशन इसकी है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताई गई है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो 1.008 माना गया है। भाग हाइड्रोजन के 1.008 भार भाग से कोई भी परमाणु है
उसका भार है वो कितना गुना है। कितना गुना भारी है वो आपका हो जाएगा परमाणु भार। इसी प्रकार से अणु भार, किसी भी अणु के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा, यानी कि जो भी सारे परमाणु हैं उनसे मिलके बना होता है अणु, तो उन सारे परमाणुओं के भार का जो योग है वो आपका हो जाएगा अणु भार। परमाणु जैसे हाइड्रोजन का भार आपका होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 मान के चलते हैं, ठीक है, 1.008 होता है लेकिन 1 करते हैं इसको, तो आपका हाइड्रोजन के अणु हो जाएगा H2। H2 का भार कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे परमाणु है तो इसका कितना हो जाएगा, एक के लिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बात करूँ CO2 की तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इसका भार कितना हो जाएगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 2 हैं तो 16 और 16 32, तो टोटल परमाणु भार इसका अणु भार कितना हो जाएगा। देखो परमाणु भार ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। तो देखो ये आपका हो जाएगा 44। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है एक मोल धारणा। कोई भी अभिक्रिया होती है वो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से होती है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि कार्बन 12 के आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, उतनी ही संख्या एक मोल कोई भी परमाणु हो उसमें होगी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है मोल धारणा, यानी कि आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि एक मोल का मान है वो कितना होता है, तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। यानी कि एक मोल पदार्थ में कोई भी एक मोल आप पदार्थ लेते हैं या एक मोल कोई भी आप किसी भी पदार्थ के बात करें तो एक मोल के अंदर कितने परमाणु उपस्थित होंगे, तो वो परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसे ही कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। ये किसने निकाला था, अवोगाद्रो ने, तो इसे कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर एक मोल पदार्थ में कितने परमाणु होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट होता है कि कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में कितने परमाणुओं की संख्या होगी, वो आपकी हो जाएगी मोल अवधारणा। ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अब देखो अवोगाद्रो है, अवोगाद्रो संख्या इसको 1967 में, अवोगाद्रो संख्या को 1967 में एज ए यूनिट इकाई के रूप में, मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि मोल है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए एक आवश्यक रूप से इकाई होती है, यानी कि एक मोल किसी भी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के एक मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था 1967 में। ठीक है, तो ये जो मोल अवधारणा होगी आपके
मोल अवधारणा क्या होती है? एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ में या कोई भी पदार्थ है उसकी एक मोल में पदार्थ में जो परमाणुओं की संख्या है वो उतनी ही होगी जितनी कि जो आपका शुद्ध कार्बन है, शुद्ध कार्बन का आइसोटोप है, ये जो समस्थानिक होता है कार्बन 12, इसके 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है। तो ये आपकी होती है मोल अवधारणा कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट भी कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ के पूरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या शुद्ध कार्बन वाला संख्या के बराबर होती है। ये आपको स्टेटमेंट वगैरह में, एसएससी वगैरह के एग्जाम में मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। तो ये तो सारा हो गया आपका बेसिक पार्ट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु की। तो ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ाई होगा। ये होता है आपका एक कोई परमाणु, और परमाणु का जो केंद्र होता है यहाँ पे उपस्थित होता है आपका नाभिक। परमाणु के केंद्र पे उपस्थित होता है आपका नाभिक। और ये जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं बनी होती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। परमाणु में नाभिक के ऊपर आवेश होता है वो होता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? ऋण आवेश, नेगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप इसको टेबल फॉर्म में बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को -1 E0 से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान को लिखते हैं हमेशा ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो हो जाएगा -1 E0। इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करते हैं तो होता है -1, नेगेटिव में आवेश होता है, सापेक्ष आवेश हो गया ये। लेकिन अगर हम इस पे कूलाम में बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया आवेश का मान। ठीक है, तो ये तो आप इसको लिख सकते हैं। ये तो हो जाएगा आपका प्रतीक, हो जाएगा आवेश, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ग्राम है उसको हम केजी में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा? किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे देखो 1000 से मैंने इस चीज़ को डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 जीरो नीचे ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9.1095 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की थी आपकी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की थी आपके जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये तो हो गया परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। परमाणु में नाभिक की खोज है वो आपकी की थी रदरफोर्ड ने। उन्होंने आगे प्रयोग किया था, हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो नाभिक है, नाभिक के अंदर विद्यमान रहते हैं आपके यहाँ पे नाभिक है, नाभिक में आपके रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की बात करते हैं, जो प्रोटॉन है उसको 1p1 ये इसका संकेत होता है। इस पर अगर आवेश की बात करें तो +1 आवेश होता है, यानी कि 1 प्लस का 1.6
622 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये पॉजिटिव का आवेश हो जाएगा। इस पर आवेश की बात करते हैं। और अगर इसके द्रव्यमान की मैं बात करूं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको केजी में चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1.67। केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो यहाँ से एक बार एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमान के बारे में। तुलनात्मक क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया था। यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67262 और न्यूट्रॉन का आगे हम अभी बात करेंगे जस्ट। अब देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आता है आपका गोल्डस्टीन और दूसरा आपका मिलता है रदरफोर्ड। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन की अगर खोज की थी, प्रोटॉन का नामांकन किया था, प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था, ये दिया था आपका रदरफोर्ड ने। 1920 में रदरफोर्ड ने एक परमाणु के ऊपर प्रयोग किया था अल्फा कणों की बौछार की। तो परमाणु का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है 1920 या 1990 1920 के आसपास में इसने किया था। वहाँ पे इसने खोज की थी मेन। लेकिन एक बार प्रोटॉन को H+ आयन के रूप में जो देखा था सबसे पहले, वो देखा था गोल्डस्टीन ने। ये 1886-7 के आसपास में इन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये आपका दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। जो भी बुक्स है उसके हिसाब से दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिले और वहाँ पे रदरफोर्ड आपको मिल जाए तो ये रदरफोर्ड आपको करना है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज है वो एक्चुअल में रदरफोर्ड ने ही की थी। इन्होंने तो एक धनावेश के रूप में किसी भी मतलब H+ आयन के रूप में इन्होंने देखा था इसको, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये एक्चुअल में प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। मतलब इन्होंने इसका कुछ भी किया नहीं था, ये H+ आयन के रूप में देखा था इन्होंने। और इन्होंने इसको एक्चुअल में जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध है वो किया था आपके रदरफोर्ड ने। इसको ओरिजिनल है वो खोजकर्ता माना जाता है। बाकी एग्जामिनर के पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन से ऑप्शन को सही माना है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं 0 and 1 से, यानी कि न्यूट्रॉन पे जो आवेश है वो होता है 0। तो यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन n तो हो गया संकेत, ये तो हो जाएगा आपका आवेश, सॉरी कूलाम में आवेश हो जाएगा ये, और ऊपर है वो आपका हो जाएगा मतलब उसका द्रव्यमान की फॉर्म में लिखते हैं। ये आवेश कितना हो जाएगा, वही सेम आवेश होगा 0, तो कूलाम में भी 0 होगा। लेकिन द्रव्यमान की बात करते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको केजी में चेंज करें तो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। और सबसे जो भारी कण होता है आपका वो होता है यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इन दोनों से कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इन दोनों से कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने देखा था 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 होता है, -31 होता है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इनका द्रव्यमान का ऑर्डर हो जाएगा। जो कि एग्जाम में आजकल इस फॉर्म के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से,
फिर होता है प्रोटॉन का, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों के जो द्रव्यमान है, इनका जो रेशियो है उसकी अगर बात करें तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1837 गुना भारी होता है, 1837 टाइम भारी होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, ये आप इसको निकाल सकते हो। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके पास है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का है 9.1094 इंटू 10⁻31। अगर इनके रेशियो की मैं बात करता हूँ तो ये आता है आपका लगभग 1837/1। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में ये तो हो गया आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज है वो आपके की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश निकाला गया था, यानी कि ये जो आवेश है इसका मान इतना होता है, ये सबसे पहले किसने निकाला था? तो ये आवेश है, आवेश का जो मान है वो निकाला था मिलिकन ने। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उसको निकाला था। और इसका जो मान है वो जिस प्रयोग से उन्होंने निकाला था वो था तेल बूंद प्रयोग विधि। ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। आपको नाम ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उसका मान किसने दिया था, वो किस प्रयोग से निकाला था? तो ये आपका निकाला था मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग विधि से। ठीक है, इसके बाद में नाभिक परमाणु में और भी कुछ कण हैं वो विद्यमान रहते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, आपका होता है इम्पोर्टेंट पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिट्रॉन है उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आपका होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एंटी गुण है वो इसमें मिलते हैं आपको। और इसकी जो खोज है, खोज की थी पॉजिट्रॉन की खोज है वो की थी आपके एंडरसन ने। तो इसके जो खोजकर्ता कौन है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन। उसके बाद में न्यूट्रॉन के पास में होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो किसी भी परमाणु का एक अस्थायी कण है। ये अस्थायी होते हैं, परमाणु में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। अब न्यूट्रिनो के मतलब न्यूट्रिनो का ना तो कोई द्रव्यमान होता है, इनका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। न्यूट्रिनो के ऊपर कोई भी आवेश या चार्ज है वो भी नहीं होता है। न्यूट्रॉन है, ये प्रचक्रण प्रक्रिया होती है इसमें, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये जो प्रक्रिया ये होती है प्रचक्रण प्रक्रिया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे प्रचक्रण। इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉजिटिव अवस्था में रहता है किसी भी कक्षक में, दूसरा उसके विपरीत अवस्था में भरा जाएगा। तो प्रचक्रण प्रक्रिया होती है न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो की खोज है वो 1930 के अंदर की थी पॉली ने, ये की थी इनकी खोज। इसके बाद में नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कण आपका, वहाँ पे बोसोन पाया जाता है। बोसोन, बोसोन ये भी परमाणु का एक मूल कण है। और बोसोन की जो खोज है वो की थी आपके सत्येंद्र नाथ बसु ने। तो ये परमाणु के कुछ मूल कण हो गए जिनकी खोज है वो किन्होंने की थी, किसका कितना द्रव्यमान होता है, किस संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं और किस पे कितना आवेश होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछने को मिलेंगे। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। अब देखो संयोजकता के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका ये परमाणु भार है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है,
उनसे रिलेटेड डीप क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके ये जनरल साइंस का टॉपिक नहीं है, वो प्योर केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद देखो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की हमने बात की थी। उन्होंने एक प्रयोग किया था जो कि आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, यानी कि कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है उसका साइज कितना बड़ा होगा उसका निर्धारण किया था इस मॉडल के द्वारा। रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया था, उसने ये निर्धारण किया था कि परमाणु की संरचना है वो किस प्रकार की है। अल्फा कण और बीटा कण की खोज है वो भी रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की थी। और ये जो परमाणु मॉडल है इन्होंने क्या किया था कि परमाणु की संरचना का निर्धारण, परमाणु की संरचना का निर्धारण इन्होंने क्या किया था, कोई भी मतलब इन्होंने एक मेटल की शीट ली थी, सोने की शीट ली थी। सबसे पहले यहाँ पे यह होगी आपके एक मेटल की शीट, गोल्ड, सोने की इन्होंने शीट ली थी और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की थी। इसके ऊपर अल्फा कण है उनकी बौछार की थी, ठीक है। तो कुछ अल्फा कण है वो तो सीधे निकल गए, और ये जो सेंटर में परमाणु के सेंटर में अल्फा कण आया, अल्फा कणों पे पॉजिटिव आवेश होता है। अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो इसके सेंटर पे ये कुछ इस प्रकार से निकले, मतलब अपने पथ से ये विचलित हो गए। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी परमाणु है उसके केंद्र पे एक धनावेश, केंद्र पे एक धनावेश उपलब्ध होता है, यानी कि धनावेश है वो उपस्थित रहता है, और उसे इन्होंने नाम दिया था नाभिक। उसे क्या नाम दिया था इन्होंने, नाभिक। तो इन्होंने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के ऊपर धनावेश चार्ज है, परमाणु पे चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु के केंद्र पे धनावेश है वो हमेशा मौजूद रहता है, और उसे इन्होंने नाम दिया था आपका नाभिक। कोई भी परमाणु है उसके केंद्र पे धनावेश होगा जिसे इन्होंने नाम दिया था नाभिक। और ये जो धनावेश है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धनावेश के चारों ओर या फिर नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इन्होंने नाम दिया था कक्षा। तो कोई भी परमाणु है उसके केंद्र पे धनावेश होगा जिसे नाभिक कहा था, और इसके चारों ओर ऋणात्मक आवेश के जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें उन्होंने कक्षा कहा था। और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है किसी भी परमाणु में, ये तो देखो धनावेश है केंद्र नाभिक के ऊपर, ये बाहर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। ये जो धनावेश और इलेक्ट्रॉन है यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये बंधे रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या माना था कि जो परमाणु है, परमाणु की जो त्रिज्या है, रदरफोर्ड ने देखा था कि परमाणु की साइज कितनी होती है उसके निर्धारण के लिए प्रयोग किया गया था। तो परमाणु की त्रिज्या वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, और जो नाभिक है नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻15 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, यानी कि परमाणु की त्रिज्या की तुलना में नाभिक की त्रिज्या बहुत कम होती है, 10⁵ टाइम्स कम होती है, यानी कि ये अत्यल्प होती है। यानी कि परमाणु में नाभिक है वो बहुत छोटा पार्ट होता है, ठीक है। ये इन्होंने माना था। अब इस मॉडल के दोष क्या क्या हैं, रदरफोर्ड के मॉडल के दोष क्या क्या हैं। इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, यानी कि परमाणु स्थायी रूप में रहता है या नहीं रहता इसके बारे में कोई भी बात इन्होंने नहीं की थी, और ना ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। अब देखो एक होता है आपका द्रव्यमान संख्या,
ये तो हो गया परमाणु की बात में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आपका द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी, तो उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो आपका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। यानी कि परमाणु का जो सारा वेट है जो बाहर है वो लगभग वो माना जाता है आपका नाभिक के वेट के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट है वो बहुत कम होता है, 1837 टाइम कम होता है प्रोटॉन के वेट से। तो मेनली जो भी बाहर है परमाणु का वो माना जाता है जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो मान है, कुल मान है, वो आपका हो जाएगा उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब एक होता है द्रव्यमान संख्या, बाद नेक्स्ट होता है आपका क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। ठीक है। क्वांटम संख्या का प्रयोग कहाँ होता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति के निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है आपके क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन की स्थिति के निर्धारण के लिए आपके क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। देखो ये थोड़ा डीप में हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। एक होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये धनात्मक नंबर होते हैं 1 2 3। मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसी भी परमाणु में कक्षकों की संख्या को बताती है। मतलब कक्षक कितने कक्षक हैं, 1 कक्षक है, 2 कक्षक है, 3 कक्षक है, इस प्रकार से बताती है। और इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, ये जो n है मुख्य क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते, तो विभिन्न ऊर्जा के छोटे छोटे कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। यानी कि अलग एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाने के लिए जो ऊर्जा है, अदरवाइज तो क्या होगा, ये देखो आपका नाभिक हो गया, इसके चारों ओर एक कक्षक ये हो गया, एक कक्षक ये हो गया, एक कक्षक ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस कक्षक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है, तो ये घूमता घूमता इस नाभिक में आके मिल सकता है, या फिर यहाँ से ये घूमता घूमता इस कक्षक में भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है। तो एक दूसरे के अंदर ये मिक्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कि ये जो कक्षक हैं ये अलग अलग ऊर्जा के छोटे छोटे मतलब कोष होते हैं। यहाँ पे ऊर्जा, इसमें कुछ इस पहले कक्षक से दूसरे कक्षक में जाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या फिर कुछ ऊर्जा है आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इतनी ऊर्जा अगर गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आ सकता है, अगर ये इतनी ऊर्जा गेन कर लेगा तो ये इस कक्षक में आ सकता है। इसी प्रणाली के आधार पर मतलब कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं परमाणु से, तो उसके ऊपर चार्ज है वो कितना चार्ज आ जाएगा। देखो परमाणु क्या होता है, परमाणु के नाभिक पे होता है धनावेश, बाहर होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन और ये होता है आपके प्रोटॉन पे होता है धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है परमाणु के अंदर, तो वो परमाणु क्या होगा आपका उदासीन होगा। जब किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो उस पर प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि धनावेश की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ऋणावेश की संख्या से प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। तो उस परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जो भी परमाणु है उस पर चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज है वो आ जाएगा धनावेश। लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर जाता है या एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु को दिया जाता है, तो वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या से आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उस परमाणु पे जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके परमाणु के
धनावेश और ऋणावेश होने की प्रोसेस है। तो कक्षकों की जो ऊर्जा स्तर है उसको प्रदर्शित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से। दूसरा होता है आपका द्विंशी क्वांटम संख्या, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है द्विंशी क्वांटम संख्या। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल ये रिप्रेजेंट करता है कक्षक की जो 3D आकृति है, कक्षक की त्रिविमीय आकृति है, वो रिप्रेजेंट करती है द्विंशी क्वांटम संख्या। एल का जो मान है वो होता है आपका 0 से लेके n-1 के बीच में। तो 0 जैसे कि एल का मान किसी भी परमाणु में एल का मान द्विंशी क्वांटम संख्या का मान 2 है, तो उसके लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2 है, तो उसके लिए एल का मान कितना होगा, तो एल का मान कितना होगा 0, 1 और 2 होगा। 2 नहीं होगा, l-1 होता है तो 0 और 1 होगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है m, और ये उप ऊर्जा स्तरों को रिप्रेजेंट करता है। उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करता है। और जो m है, m के मान की वैल्यू होती है +L से 0 से -L तक, +L से 0 से -L तक इसकी वैल्यू है वो होती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर किसी भी परमाणु में n का मान, l का मान और m का मान समान हो, तो वहाँ पे s का मान कभी भी समान नहीं होगा, क्योंकि एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके चक्रण की दिशा को बताता है आपको ये चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है ये। इलेक्ट्रॉन में चक्रण की दिशा को बताता है। अब दो इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में उपस्थित होंगे तो उस पे एक पे चार्ज है वो तो होता है आपका क्लॉकवाइज, तो दूसरे का चक्रण है वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एक है वो +½ होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रण क्या होगा, -½ होगा। ठीक है। और ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसकी खोज है वो की थी 1925 के अंदर। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज है वो किसने की थी, 1925 में की थी जॉर्ज उहलेनबेक एवं सैमुअल गाउडस्मिथ ने इनकी खोज है वो की थी। आप इसमें नोट लगा के एक पॉइंट नोट कर सकते हो, किसी भी परमाणु के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का योग, जो चारों क्वांटम संख्याओं का मान, यानी कि n, l, s और m, ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं इन्हीं के आधार पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी हम पोजीशन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कौन सी कक्षक में कहाँ पे उपस्थित है। ठीक है। तो इनमें चारों क्वांटम संख्याओं का मान है वो समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास है वो बताते हैं। अगर 3 का मान समान है तो वहाँ पे ये s का मान है वो या तो +½ होगा या फिर -½ होगा, ये डिफर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, वो होता है समस्थानिक का, समस्थानिक समभारिक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।